बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें, डोडा जिले के बदरवा में एक शख्स की हत्या के एहतजाज में जामिया मस्जिद किश्तवाड़ के इमाम फारूक अहमद किचलू की जानिब से दिए गए बंद का ऐलान का आज किश्तवाड़ में मुकम्मल असर देखने को मिला। शहर भर में दुकानें, कारोबारी इदारे और तमाम तिजारती सरगर्मियां बंद रही, जबकि कई इलाकों में ट्रैफिक की आवाजाही भी मुतासिर रही। लोगों ने पुरअमन तरीके से बंद में शिरकत करते हुए मरहूम के अहले खाना के साथ यकजहती का इजहार किया और इंसाफ का मुतालबा किया। बंद पूरी तरह पुरअमन रहा। लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने के लिए हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्स तैनात रही, जबकि इंतजामिया पूरे दिन हालात पर कड़ी नजर बनाए रही। कुपवारा जिले के गूशी इलाके में साफ पीने के पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ बड़ी तादाद में खवातीन सड़कों पर उतर आई और एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इंतजामिया और मकामी सियासी क़ियादत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इल्जाम लगाया कि बार बार शिकायतें दर्ज कराने के बावजूद भी ये मसला अब तक हल नहीं किया गया। एहतजाज में शामिल खवातीन का कहना था कि उन्हें रोजाना साफ और महफूज पीने का पानी हासिल करने में बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी घरेलू जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर साफ पीने के पानी की सप्लाई बहाल की जाए और इस बहरान के मुस्तकिल हल के लिए ठोस इकदाम उठाए जाए। मुजाहिरीन ने इंतबाह दिया कि अगर जल्द इस मसले का हल नहीं निकाला गया तो वो अपना एहतजाज और तेज करेंगे। माता वैष्णो देवी भवन में अकीदतमंदों की जानिब से चढ़ाई गई तकरीबन 550 करोड़ रुपए की मुबैना नकली चांदी के मामले में जम्मू की अदालत ने पुलिस को पूरा रिकॉर्ड अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई मुकर्रर करते हुए जांच अफसरान को जाती तौर पर पेश होने के हुक्म भी जारी किए हैं। बताया जाता है कि माता वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालुओं की तरफ से 20 टन से ज्यादा चांदी चढ़ाई गई थी, जिसकी बाजारी कीमत करीब 550 करोड़ रुपए आंकी गई है। जब माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने इस चांदी को गलाने के लिए भेजा तो उसमें महज 5 से 6% ही असली चांदी निकली, जबकि बाकी हिस्से में कैडमियम, लोहा और दूसरी धातें पाई गई। इसके बाद पूरे मामले ने तोल पकड़ लिया। मामला सामने आने पर जम्मू के एडवोकेट दीपक शर्मा ने 9 मई को पुलिस और एसएसपी जम्मू को तफसीली शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करने और मुकम्मल तहकीकात की मांग की। शिकायत में ये अंदेशा जाहिर किया गया कि अकीदतमंदों की तरफ से चढ़ाई गई चांदी में मिलावट की गई या उसकी अदला बदली की गई है, जिसकी साफ तरीके से जांच बेहद जरूरी है। जब पुलिस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी तो याचिकाकर्ता ने अदालत का रुख किया। अदालत के हुक्म पर क्राइम ब्रांच ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में बताया कि मामला क्राइम हेडक्वार्टर्स श्रीनगर की मंजूरी के बाद जोनल पुलिस हेडक्वार्टर्स जम्मू को भेज दिया गया है। इस पर आर्जी गुजार ने एहतजाज जताते हुए दलील दी कि इकोनॉमिक ऑफिसर्स विंग जम्मू का अपना पुलिस थाना है और उससे शिकायत पर सीधी कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी कहा कि स्टेटस रिपोर्ट में अहम सबूतों को महफूज रखने के लिए उठाए गए किसी भी कदम का जिक्र नहीं किया गया है। इन दलीलों को सुनने के बाद जम्मू के चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने जांच अधिकारी को पूरे रिकॉर्ड के साथ 29 जुलाई को जाती तौर पर अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। माता वैष्णो देवी भवन में चढ़ी चांदी को लेकर एक बार फिर मामला कहीं ना कहीं गर्माता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए बालिका संघर्ष समिति के प्रधान श्याम जी हैं। श्याम जी, पहले तो मामला पहले तो कोर्ट में गया और कोर्ट ने अब कहीं ना कहीं सीबीआई को उसकी जांच के आदेश दिए हैं और 29 जुलाई को फाइल भी सबमिट करवाने को लेकर कहा गया है। आपकी समिति किस नजरिए से देखेगी इसको? देखिए, बारीदार संघर्ष कमेटी तो पहले भी इन मसलों पे बोलती रही है। मेरा ये कहना है कि मंदिरों पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मंदिर में चढ़ाई गई चांदी जो है अगर वो इतनी डुप्लीकेट निकलती है, और मैं ये कहना चाहता हूँ सिर्फ 5% ही प्योर चांदी थी, बाकी सब कुछ उसमें डुप्लीकेट थी, तो ये एक बड़ा चिंता का विषय था। क्योंकि इस पे तो मीडिया ने काफ़ी इसको पहले भी हाईलाइट किया, लेकिन जितने भी डिपार्टमेंट है जिनके जिम्मे जो इंक्वायरी रहती है उनके तरफ से कोई इसमें पहल नहीं की गई। तो अब ये माननीय हाईकोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया और हाईकोर्ट ने क्राइम ब्रांच को तलब किया है और 29 तारीख को उन्होंने पेश होना रिकॉर्ड के साथ में उसमें क्या किया है उन्होंने।
तो ये मेरा मानना है कि इस पे प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। कौन इस पे कसूरवार है? क्या श्राइन बोर्ड की तरफ से इसमें कहीं गलती की गई है? जहाँ जो चांदी चढ़ाते हैं पीछे की जिससे जो खरीदते हैं, क्या उसमें कहीं मिलावट थी? तो ये इंक्वायरी होनी चाहिए और ये सच लोगों के सामने आना चाहिए। बिल्कुल शाम मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा। मैं ये चीज़ भी जानना चाहेंगे कि आप कहीं न कहीं स्थानीय यहाँ के लोकल लोग भी हैं। माँ के दरबार में कई सारे लोग जो है मनोकामना पूरी होती है, उसके बाद चांदी के छत्र जो है माँ को अर्पित करते हैं और कई सारी दुकानें कटरा में हैं। हालाँकि आज जब हमारी ज़ी की टीम वहाँ पर गई तो उन्होंने साफ तौर से बोल दिया कि हमने बेचना बंद कर दिए हैं। भेंटों की जो दुकानें हैं वहाँ पर छत्र चांदी के दिए जाते थे। हालाँकि वो चांदी नहीं, वो गिल्ट होता था, पर अब वो लोगों को देना उन्होंने बंद कर दिए। कहीं न कहीं वो नकली चांदी वही चीज़ तो नहीं निकल कर सामने आई? देखिए, ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंक्वायरी तो होनी चाहिए थी ना। जब ये मसला इतना हाईलाइट हुआ तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं जिनके जिम्मे ये रहता है कि उनको इंक्वायरी करनी चाहिए थी। जैसे हमारा पिटिशनर जो थे अभी वो कोर्ट में गए हैं, तो क्यों ना उसने क्राइम ब्रांच ने उसमें संज्ञान लिया? क्राइम ब्रांच में इसमें इंक्वायरी क्यों नहीं की? कौन लोग कसूरवार है? क्योंकि उसमें हमने ये भी सुना है कि उस चांदी में कुछ जहरीला धातु जो था, जो कि इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है, तो वो उसमें है। तो ऐसी चीजें कौन सप्लाई कर रहा है, कहाँ से आ रही हैं, कौन इसको बेच रहा है और कैसे ये भवन तक पहुंच रही है? ये इंक्वायरी होनी चाहिए थी और अगर कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया तो हम उसका वेलकम करते हैं। बिल्कुल कोर्ट के द्वारा जो नए आदेश जारी किए गए हैं उसमें साफ तौर से कहा है सीबीआई को 29 तारीख तक जो अपनी फाइल है उसे सबमिट करवाना होगा। आखिरकार ये 500 करोड़ रुपए की जो चांदी वहां पर नकली पाई गई, कहां से आई, कहां से, क्या किसी यात्री ने वहां पर ये जो चांदी चढ़ाया करते थे वो नकली चढ़ाई गई, या फिर जो कंपनी के द्वारा वहां पर मेल्ट के दौरान ये मामला निकलकर सामने आया था? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल जरूर है। कटरा से शुभम शर्मा, जी मीडिया के लिए। श्री माता वैष्णो देवी भवन में चढ़ी चांदी का मामला एक बार फिर जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं जानकारी देते हुए बताऊं तो अब इस मामले में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के द्वारा सीबीआई को एक नए आदेश जारी किए गए हैं। आने वाले 29 जुलाई तक सीबीआई को इसकी पूरी जांच की रिपोर्ट जो है वो जम्मू कश्मीर कोर्ट में सबमिट करवानी होगी। इससे पहले मैं आपको ये भी बताऊं तो एडवोकेट दीपक शर्मा के द्वारा जो है ये याचिका एक जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में दी गई थी कि आखिरकार कहां से ये नकली चांदी जो है वो भवन में चढ़ाई गई, क्योंकि श्रद्धालु जो है वो माँ वैष्णो देवी के दरबार में जब मनोकामना पूरी होती है तो वो लोग माँ के भवन में जाकर चांदी के छत्र जो है माँ को अर्पित करते हैं। इस तरीके की अगर मैं बात करूं तो मई महीने में ये याचिका जो है इसे दायर किया गया था और उसके बाद अब अगर मैं बात करूं तो दीपक शर्मा के द्वारा जो ये फाइल लगाई गई थी, इससे पहले बोर्ड प्रशासन के द्वारा जो जितनी भी चांदी है इसे नोएडा की एक कंपनी में मेल्ट करने के लिए भेजा गया था और वहीं कंपनी के द्वारा ये चीज निकलकर सामने आई थी कि लगभग 550 करोड़ के करीब की चांदी जो है वो इसमें नकली पाई गई थी। इसके बाद एक बार फिर अब जम्मू कश्मीर कोर्ट ने इसके ऊपर जोर देते हुए बताया है कि सीबीआई जो है आने वाले 29 जुलाई को इसकी फाइल जो है वो पूरी सबमिट करवाई जाएगी। आखिरकार ये मामला कहां से उलझा कि नकली चांदी जो है वो भवन में कहां से आई, और मां वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन की अगर बात करूं तो वो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर अभी तक चुप्पी साधे हुए है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जो है वो अभी भी चांदी के नकली मामले को लेकर बात करने के लिए सामने नहीं आया है। कटरा से शुभम शर्मा, जी मीडिया के लिए। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ती नजर आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने के ऐलान के बाद कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर अपना रुख साफ कर दिया है। कांग्रेस लीडर्स का कहना है कि उनकी पार्टी पिछले 2 साल से लगातार जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठा रही है और आने वाले दिनों में कांग्रेस भी इसी मांग को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी। सांबा में कांग्रेस के जिला सदर संजीव शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी लंबे समय से जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में धरना देने जा रही है तो ये एक काबिले तारीफ कदम है। संजीव शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की भी बुनियादी मांग यही है कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिया जाए। उन्होंने बताया कि कांग्रेस आने वाले वक्त में इस मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज करेगी और मरकजी हुकूमत से राज्य का दर्जा बहाल करने की अपील करेगी। आपने देखा होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप सबसे पहले डिलिमिटेशन करवाइए, उसके बाद जम्मू कश्मीर का इलेक्शन करवाइए
और उसके बाद इनको स्टेट का दर्जा दीजिए। हम सुप्रीम कोर्ट का वेलकम करते हैं कि जिन्होंने इस किस्म का जजमेंट दिया। और आपने देखा होगा कि हमारा इलेक्शन पहले डिलिब्रेशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूंसी हैं बड़ी, उनके जो एरिया थे वो अलग अलग जगह जोड़े गए, बीजेपी ने वो भी अपना फ़ायदा उठाने के लिए। और उसके बाद जब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो चुका है तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्टेटहुड दे देना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब हमारे होम मिनिस्टर जी जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो ये कहते हैं कि अब जम्मू कश्मीर में एक चिड़ी भी नहीं मारी जा रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि कभी कभार हर स्टेट में कहीं ना कहीं कोई जो एंटी एलिमेंट्स है उनकी तरफ से कोई वारदात हो सकती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में पिछले सालों से बिल्कुल स्टेबल चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो फिर जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं, ये हम कहना चाहते हैं। इसी के साथ साथ हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस भाइयों ने भी ये कहा है कि 20 को वो दिल्ली जा रहे हैं। हम उनका वेलकम करते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। 2 साल के बाद ही, पौने 2 साल के बाद ही उनको याद आया कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। हम उनका भी वेलकम करते हैं और हम सभी पार्टियों का वेलकम करेंगे कि इस जो ये डिमांड है स्टेटहुड की, इसके लिए सभी लोगों को, सभी पार्टियों को एक होकर जम्मू को स्टेट का दर्जा दिलाना चाहिए। जम्मू कश्मीर सरकार ने SASEC स्कीम के तहत जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड को 3.98 करोड़ रुपए की रकम मंजूर की है। इस फंड का इस्तेमाल जम्मू शहर के 3 अहम मजहबी और टूरिस्ट प्लेसेस की कनेक्टिविटी और बुनियादी सहूलियातों को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। आपको बता दें कि जम्मू को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ हर साल लाखों की तादाद में अकीदतमंद पहुँचते हैं। शहर के मशहूर मजहबी मकामात में हर की पौड़ी मंदिर, महामाया माता मंदिर और बावे वाली माता मंदिर शामिल है। ये तीनों ही जगह घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों से जुड़ी हुई है, जहां मौजूदा रोड नेटवर्क बड़ी तादाद में आने वाले श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिहाज से काफ़ी नहीं है। सरकार की तरफ से मंजूर की गई इस रकम के तहत इन मजहबी मकामात तक पहुंचने वाली सड़कों को चौड़ा किया जाएगा, स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी और जदीद सहूलतें तैयार की जाएंगी। जो यात्रु घूमने के लिए आएंगे उनको एक ही कनेक्टिविटी मिलेगी। वो आराम से जो बाबे वाली माता में आते हैं और बाद से वापस चल जाते हैं, वो भी महामाया मंदिर जाएंगे और हल्की पौड़ी जाएंगे, मत्था टेकेंगे वहाँ पे, और वहाँ पे भी फुटबॉल बढ़ेगा मंदिरों में। तो मेरा यही कहना है कि गवर्नमेंट जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, इसको जो कनेक्टिविटी बीच में से दे रही है, और जो लोग आराम से दरबार में पहुँचेंगे और आराम से जो मत्था टेकेंगे। अगर देखिए, अगर ये कनेक्टिविटी बीच में से अच्छी देते हैं तो लोग जो आराम से मंदिरों में पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर सरकार जम्मू के 3 महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों को इंटरलिंक करने के लिए 3.98 करोड़ की लागत से एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। क्या कुछ होने वाला है इस प्रोजेक्ट में, आपको इस खबर के जरिए बताऊंगा। आपको सबसे पहले बता दूं, ये 3 प्रमुख जगहें जो हैं उसमें जम्मू की प्रसिद्ध माँ बावे वाली माता टेम्पल है, वहीं इस मंदिर के बिल्कुल ठीक पीछे महामाया टेम्पल वो है, और तवी किनारे हर की पौड़ी टेम्पल है। इन तीनों टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को आपस में इंटरलिंक किया जाएगा और सेस्की स्कीम के तहत जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड 3.98 करोड़ यानी कि लगभग 4 करोड़ रुपया खर्च करके सड़क वाइंडिंग, उसके अलावा हेरिटेज लुक, उसके अलावा बेहतर कनेक्टिविटी, लाइट्स, जो पैसेंजर्स के लिए, जो टूरिस्ट के लिए, और जो फैसिलिटीज़ होती है मॉडर्न फैसिलिटीज़, वो देने जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि जम्मू आने वाले ज़्यादातर श्रद्धालु इन 3 जगहों पर जाते हैं और ऐसे में आपस में ये तीनों मंदिर आपस में इंटरलिंक हो और यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, सड़क छोटी होने के कारण, ट्रैफिक कंजेशन होने के कारण या बाकी फैसिलिटीज़ ना होने के कारण। इसीलिए जम्मू कश्मीर सरकार ने सेस्की स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर जो जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड है उसको ये राशि आवंटित की है और जल्द यहाँ पर काम शुरू होगा और इस पूरे कॉरिडोर को जल्द मुकम्मल करके जम्मू के टूरिज्म को बूस्ट देने का काम किया जाएगा। इसका साफ तौर पर इससे आम लोगों को भी बेनिफिट होगा, वहीं हज़ारों की, लाखों की तादाद में जम्मू आने वाले सैलानियों को भी फायदा मिलेगा। मोरओवर जम्मू की डेवलपमेंट होगी और इस नए प्रोजेक्ट से जम्मू की बदली हुई तस्वीर भी नजर आएगी। जी मीडिया के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाड़ की रिपोर्ट।
श्रीनगर के SKICC में मुनक्किद चिनार बुक फेस्टिवल में LG मनोज सिन्हा ने कहा कि ये फेस्टिवल अब सिर्फ किताबों की नुमाइश नहीं बल्कि पढ़ने की आदत, इल्म और नौजवानों को खुद मुख्तार बनाने वाली एक बड़ी तहरीक बन चुका है। उन्होंने कहा कि ये फेस्टिवल जम्मू कश्मीर को तालीम, अदब और क्रिएटिविटी के शोबे में मुल्क का क्राउन ज्वेल बनाने की सिमत में अहम किरदार निभा रहा है। मनोज सिन्हा ने कहा कि चिनार बुक फेस्टिवल अब नेशनल लेवल पर ख्यालात के तबादले, मुकलमे और तालीम के फ़रोग का मजबूत मंच बन गया है। ये फेस्टिवल तलबा और नौजवानों को नई सोच, नए ख्यालात और इंटेलेक्चुअल मुबाहिसों के लिए हौसला फराहम कर रहा है। साथ ही जम्मू कश्मीर को तालीम, आर्ट, कल्चर और क्रिएटिविटी का बड़ा मरकज़ बनाने की इज्तिमाई कोशिशों को मजबूती दे रहा है। उन्होंने कहा कि चिनार का पेड़ कश्मीर की तहजीब, सकाफत और खूबसूरती की पहचान है, जबकि चिनार बुक फेस्टिवल इस सरजमीन की इल्मी और अदबी विरासत की अलामत बनकर उभरा है। अदबी मुशायरों, वर्कशॉप्स और इंटरैक्टिव सेशंस ने जम्मू कश्मीर की अदबी रिवायतों में नई रूह फूंकने का काम किया है। समृद्ध साहित्यिक परंपरा को निश्चित रूप से नई ऊर्जा प्रदान की है और इस फेस्टिवल के दौरान हमने अपनी सांस्कृतिक धरोहर की अमूल्य निधि शारदा लिपि के पुनर्जीवन का प्रेरक प्रयास भी देखा है और इसके लिए मैं फिर से आयोजनकर्ताओं को बधाई भी देता हूं और हृदय से अभिनंदन भी करना चाहता हूं। हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को तमिल, कश्मीरी संवाद जैसी पहलों के माध्यम से साकार होते हुए देखा और आज यह फेस्टिवल क्षेत्रों, भाषाओं और पीढ़ियों को जोड़ने वाला एक सशक्त सेतु ब्रिज बन चुका है। आज मैं कह सकता हूं कि चिनार बुक फेस्टिवल में राष्ट्रीय एकता अब व्यवहार में दिखाई पड़ती है और विविधता का उत्सव भी यहां मनाया जाता है। आप सब जानते हैं, पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर में अनेक ऐसे परिवर्तन हुए हैं जो पहले अकल्पनीय लगते थे। और आज मैं कहूं कि वंदे मातरम के 150 पूरे होने पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया और उसमें जम्मू कश्मीर पूरे देश में अग्रणी है। तो मुझे लगता है कम लोगों को विश्वास होगा जो बाहर से आए, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं। 1 वर्ष का कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम के 3 चरण पूरे हो गए। चौथा चरण 9 अगस्त से 15 अगस्त होगा, जो अंतिम कार्यक्रम होगा। प्रथम चरण में पूरे देश में जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर था और देश के शीर्ष 10 जिलों में, टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स में 7 जिले जम्मू कश्मीर के थे, 7 डिस्ट्रिक्ट्स वो JNK के थे और किश्तवाड़ देश का नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट था, नंबर 1 जिला था। जब दूसरा चरण प्रारंभ हुआ तब भी, और उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, प्रथम चरण में दूसरे स्थान पर था, जिस राज्य का मैं रहने वाला हूं। दूसरे चरण में फिर से जम्मू कश्मीर ने अपना पहला स्थान सुरक्षित रखा। शोपियां जिले में सेहत सहूलात को मजबूत करने की सिमत में एक अहम कदम उठाते हुए ज़ैनापोरा के MLA शौकत हुसैन गनाई ने आज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ज़ैनापोरा में नवनिर्मित डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मरकज़ के शुरू होने से गुर्दे की बीमारियों में मुब्तला मरीजों को अब इलाज के लिए श्रीनगर और दूसरे ज़िलों का रुख नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उन्हें अपने इलाके में ही डायलिसिस की सहूलत मैसर होगी। नए डायलिसिस सेंटर में 4 जदीद डायलिसिस मशीन्स और दूसरी ज़रूरी मेडिकल सहूलियातें फराहम की गई है ताकि बाकायदगी से डायलिसिस करवाने वाले मरीजों को बेहतर और मयारी इलाज मिल सके। इस मौके पर MLA शौकत हुसैन गनाई ने कहा कि ये डायलिसिस यूनिट ज़ैनापोरा हल्के में सेहत के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की सिमत में एक अहम मील का पत्थर
साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस सहूलत से मरीजों और उनके अहले खाना को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अब जान बचाने वाला इलाज उनके घर के करीब ही दस्तयाब होगा। मौके पर मौजूद सेहत महकमे के अफसरान और मकामी बाशिंदों ने इस पहल का खैर मकदम करते हुए इसे लंबे अरसे से महसूस की जा रही जरूरत करार दिया। उनका कहना था कि इस डायलिसिस सेंटर से जैनापोरा और आसपास के इलाकों के सैकड़ों मरीजों को फायदा पहुंचेगा। लोगों ने इलाके में सेहत के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की कोशिशों की भी सराहना की। आज हमने डायलिसिस यूनिट का यहाँ पे जो है इनाग्रेशन की है और इसमें 2 बेड्स की कैपेसिटी है और इस तरह से 4 पेशेंट्स की जो है आज एक दिन में डायलिसिस का जो है मशीनरी अवेलेबल है। तो पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक ही जगह पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होती थी और आज हमने CHC जैनापुरा से शुरू किया और वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में 4 बेड अवेलेबल है और यहाँ पे अब 2 बेड अवेलेबल है। तो इस तरह से लोगों को एक डोर स्टेप पे जो है डायलिसिस की फैसिलिटी मिलेगी और जो उनको दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता था अब उनको बिल्कुल नज़दीक में डोर स्टेप्स पर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। गांदरबल के स्टूडेंट बासित जावेद ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट 2026 में शानदार मुजाहरा करते हुए 720 में से 607 नंबर हासिल किए हैं। देश के सबसे मुश्किल मेडिकल एंट्रेंस इम्तिहानों में शुमार इस इम्तिहान में बासित की इस कामयाबी को इलाके के लिए एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। अपने रिजल्ट के बारे में बात करते हुए बासित जावेद ने कहा कि उन्हें करीब 610 अंक हासिल करने की उम्मीद थी और वो अपनी कामयाबी पर बेहद खुश है। उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने 607 अंकों के स्कोर से बहुत खुश हूँ। नीट की तैयारी कर रहे दूसरे स्टूडेंट्स के लिए पैगाम देते हुए बासित ने कहा कि इम्तिहान को लेकर ज़्यादा तनाव या फिक्र नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा, खुद पर भरोसा रखें और ज़्यादा तनाव ना लें। अगर कामयाबी मिलती है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर कामयाबी ना मिले तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। आगे बढ़ने के लिए बहुत से दूसरे मौके और करियर के रास्ते मौजूद हैं। इस साल मेरा 3rd अटेम्प्ट था ये नीट का और मेरा स्कोर जो है वो 607 और मेरी जो AIR रैंक है वो है 7951। जब मैंने पहले इसके बारे में सुना तो पहले तो लिंक ओपन नहीं हो रही थी क्योंकि बहुत सारा सर्वर डाउन था शायद उसका, तो उन्होंने फिर ऑल्टरनेट लिंक भेजी इसके लिए। तो फिर जब हमने उस पर ट्राई किया तो फिर पता चला कि यहाँ से रिज़ल्ट आया है, वो जो हमारे एक्सपेक्टेड था मेरा वो यही था, 6010 के आसपास ही हो जाएगा। तो आया फिर 607। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी फॉर दैट जो भी आया है स्कोर। अब जो मेरी बेस रही है वो एक यहाँ पे हमारा स्कूल है, उसका नाम है क्रिसेंट। वहाँ पर हमारे एक सर है बिलाल सर, उसी ने हमारे मतलब मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो उसी से मेरी बेस बनी है। और फिर मैंने 1 साल बाहर भी पढ़ा था श्रीनगर में, फिर मैं वापस आया न्यू ड्रीमलैंड में, फिर वहाँ से मैंने 12th की है। उसके बाद मैंने PW से एक ऑनलाइन बैच लिया, फिर उसके बाद मैंने वहीं से पढ़ा। और फिर जम्मू कश्मीर की एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इटू ने कहा है कि गर्मी की छुट्टियां बढ़ाने का फैसला हालत का जायजा लेने के बाद ही लिया जाएगा। कुलगाम के DH-पुरा दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार मौसम की हालत और दूसरे पहलुओं पर नजर बनाए हुए हैं। स्कूल खोलने या छुट्टियां बढ़ाने का फैसला बच्चों की सेहत और पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। मिनिस्टर ने कहा कि सरकार स्टूडेंट्स की हिफाजत को पहली तरजीह दे रही है और जल्द ही हालत के मुताबिक फैसला लिया जाएगा। आप जानते हैं कि कश्मीर का भी मौसम अब बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो गर्मी हम पहले नहीं देखते थे, आज बहुत गर्मी है, कल से बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो फिलहाल कल तक तो फिलहाल स्कूल बंद है, तो अब हम फैसला करेंगे इंशाल्लाह छुट्टी के लिए। आपको बतानी है क्या भी डिसीजन लेना है, वो डिसीजन लिया जाएगा जिससे हमारे बच्चे सेफ रहें।